1965 और 71 में कन्वेंशनल लड़ाई में पाकिस्तान की बुरी तरीके से हार होती है। इनफैक्ट 71 में तो बांग्लादेश बन जाता है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान अपना मुंह दिखाने लायक नहीं बचता है। और 1965 और 71 की लड़ाई के बाद पाकिस्तान ये तो समझ जाता है कि अब कन्वेंशनल लड़ाई वो नहीं जीत सकता है, तो ऐसे में वो पॉलिसी लेके आता है टू ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट। और बस यहाँ से सिलसिला शुरू होता है इंडिया में ढेर सारे टेररिस्ट अटैक्स का। लेकिन पिछले 10-15 साल में इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए हैं जिसकी वजह से टेररिस्ट अटैक्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो चुके हैं। इनफैक्ट कुछ इंस्टेंसेस ऐसे जरूर हुए हैं जहां पे हमारे आर्म्ड फोर्सेस पे अटैक किए गए हैं और उसका भी करारा जवाब दिया गया है। लेकिन ये सब आखिर पॉसिबल हो कैसे पाया? सरकार ने आखिर किया क्या ऐसा जो पहले की सरकारें नहीं कर पाई थी? एक समय था जब 1980s में जम्मू कश्मीर से लेके पंजाब, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और नॉर्थ ईस्ट के एरिया में इंसर्जेंसी चल रही थी, टेररिज्म चल रहा था। इनफैक्ट पंजाब और तमिलनाडु की मिलिटेंसी ने तो हमारे 2 प्राइम मिनिस्टर्स की जान तक ले ली। और 19 जनवरी 1990 को कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हुआ और उसके बाद 1990s में पूरे कश्मीर में आग लग गई। टेररिज्म अपनी पीक पे था जिसमें 5 लाख कश्मीरी पंडितों को माइग्रेट करना पड़ा। इनफैक्ट ना सिर्फ पंडित बल्कि वहां के लोकल मुस्लिम्स भी इस पूरे टेररिज्म का शिकार हुए, क्योंकि कश्मीर की पूरी इकोनॉमी वो टूरिज्म पे चलती थी और इस आतंकवाद के बीच में कौन टूरिस्ट कश्मीर को विजिट करना चाहेगा। 12 मार्च 1993 को दाऊद इब्राहिम और उसका गैंग पूरे मुंबई में सीरियल ब्लास्ट करता है। एक एक करके मुंबई में 12 धमाके होते हैं और पूरा देश हिल जाता है। इनफैक्ट 4 दिन बाद कोलकाता में भी ऐसे ही धमाके होते हैं। 1996 आते आते दिल्ली भी अब इन धमाकों से दूर नहीं था। इनफैक्ट 2 सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट दिल्ली के लाजपत नगर में होते हैं एंड फॉलोड बाय बॉम्ब ब्लास्ट इन दौसा राजस्थान। और 2000s आते आते इन आतंकवादियों की इतनी हिम्मत बढ़ गई थी कि 2001 में हमारे पार्लियामेंट पे ही अटैक कर दिया। उसके बाद अक्षरधाम का मंदिर, मुंबई में लोकल ट्रेन, कुछ भी नहीं बची थी। और फिर आया 26 नवंबर 2008 जब लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादी समुंदर के रास्ते से इंडिया में आते हैं और भारत की फाइनेंशियल कैपिटल में तबाही मचा देते हैं। 4 दिन तक चले इस अटैक में 100 से ज्यादा लोगों की डेथ होती है। 1994 से 2014 के बीच में टेररिस्ट अटैक्स का ये ग्राफ दिखाता है किस तरीके से टेररिस्ट अटैक्स में कमी आई है देश में। और अर्ली 2000s में ये अटैक्स एकदम पीक पे थे। और वहीं दूसरी तरफ जो सरेंडर करने वाले टेररिस्ट और मिलिटेंट्स हैं उनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। इनफैक्ट सरेंडर करने का रेट 2022 में एकदम पीक पे पहुंच चुका है। तो आखिर गवर्नमेंट ने ऐसा किया क्या जो ये इस तरीके के अटैक्स इतनी तेजी से डिक्लाइन करे हैं और ये जो सरेंडर रेट है इतना ज्यादा बढ़ गया? देखिए, सबसे पहले सरकार ने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को बहुत ज्यादा शार्प किया। बहुत से अटैक्स इंटेलिजेंस एजेंसीज के फेलियर की वजह से हो रहे थे। इसके अलावा दूसरा मेन रीजन था लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट एजेंसीज। अगर किसी एजेंसी को कोई इंफॉर्मेशन मिल भी गई है अटैक की तो वो दूसरी एजेंसी तक शेयर करने में इतना टाइम लगता था, आपस में फोर्सेस का इतना कम्युनिकेशन गैप था, इतना लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था कि वो अटैक होने से पहले फोर्सेस प्रिपेयर हो ही नहीं पाती थी। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स ऑन काउंटर टेररिज्म बनाया, जिसकी मदद से इंटरनेशनल टेररिज्म और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स को ना सिर्फ नेशनली बल्कि इंटरनेशनली कॉपरेशन की मदद से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जाए। और अगर टाइमली इंफॉर्मेशन वेरियस एजेंसीज के पास पहुंचेंगी तो ये टेररिस्ट अटैक्स बहुत आसानी से रोके जा सकते हैं। और इस स्टेप का ये नतीजा हुआ कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज और स्टेट पुलिस इन्होंने मिलकर 112 पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट को मार गिराया। वहीं 351 टेररिस्ट को किसी भी आतंकवादी घटना को अंजाम देने से पहले अरेस्ट कर लिया गया। और 26/11/2008 के अटैक के बाद गवर्नमेंट ने सब्सिडरी मल्टी एजेंसी सेंटर्स बनाए जो कि 24/7 काम करते हैं। इसी के साथ नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड बनाया गया जो न सिर्फ टेररिस्ट एक्टिविटीज बल्कि हवाला ट्रांजैक्शंस, काउंटरफीट करेंसी, नारकोटिक्स, बॉम्ब थ्रेट्स और इस तरीके की कोई भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज पे नजर रखता है और सारा डेटाबेस साथ में कलेक्ट करके इन आतंकवादियों की मोडस ऑपरेंडी यानी किस तरीके से ट्रेनिंग पाने से लेकर घटनाओं को अंजाम देते हैं उस पूरे पैटर्न को समझता है। इनफैक्ट नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 26/11 अटैक के 1 महीने के अंदर बनाई गई और इस एजेंसी की इफिशियंसी का रेट इतना हाई है कि ये जितने भी अरेस्ट करते हैं उसमें 94% अरेस्ट कन्विक्शन तक जाते हैं। सिर्फ 6% ऐसे केसेस होते हैं जिनमें एक्विटल होता है, क्योंकि चार्जशीट इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे बहुत मजबूत बनती है। तो इन आतंकवादियों के वकील कोई लूपहोल नहीं ढूंढ पाते हैं और ट्रायल के वक्त इन्हें जुडिशरी से कोई एक्विटल नहीं मिल पाता है। इनफैक्ट पिछले 1 साल में अननोन शूटर्स ने पाकिस्तान से लेकर कनाडा में काफी टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया है। इनफैक्ट कहा जाने लगा है कि इंडिया की स्पाई एजेंसी रॉ अब मोसाड की तरह काम करने लगी है। हालांकि रॉ ने कभी इन शूटिंग्स की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर नहीं ली है। एक समय था जब पाकिस्तान की अपीजमेंट की बातें चलती थी,
चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट रही हो, पाकिस्तान से बात करके मसले को सुलझाने की कोशिश की जाती थी और हर बार इंडिया के एक फ्रेंडली जेस्चर के बदले में उसे बैक स्टैबिंग मिली है और पाकिस्तान ने लगातार टेररिस्ट एक्टिविटीज को स्पॉन्सर किया है। ऐसे में प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान को एक रोग नेशन, टेररिस्ट नेशन कहने से पीछे नहीं हटते हैं, चाहे वो डोमेस्टिकली हो या किसी इंटरनेशनल फोरम पे हो। 2017 में इंडिया की स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी की वजह से पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में आ गया। FATF एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसका काम ही है मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को कर्व करना, और पाकिस्तान का इसकी ग्रे लिस्ट में आने का मतलब है पूरी दुनिया ने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया कि पाकिस्तान में टेरर फंडिंग धड़ल्ले से चल रही। ऐसे में इंटरनेशनल बॉडीज से फंड मिलना, लोन्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये डर रहता है कि अगर इन्हें लोन्स मिलेगा या कहीं से फाइनेंसिंग होगी तो वो पैसा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में पंप किया जा सकता है। अब ऐसे में पाकिस्तान की ना सिर्फ इकोनॉमी बर्बाद हुई, बल्कि पाकिस्तान में जितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे उन पे भी कहीं ना कहीं हॉल्ट लगा, जिससे पाकिस्तान के आम आदमी को नुकसान हुआ और वो नुकसान से गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ा और इनकी गवर्नमेंट्स बैकफुट पे आई। रिसेंटली बिजनेस टुडे में एक आर्टिकल आया जिसमें यूएस का एक ऑथर लिखता है कि 26/11 अटैक के बाद मनमोहन सिंह सरकार ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ कड़ी निंदा की, लेकिन आज समय एक गाल पे थप्पड़ खा के दूसरा गाल आगे करने का बचा नहीं है। आज समय ईंट का जवाब पत्थर से देने का। 2015 में इंडियन आर्मी म्यांमार के अंदर घुस के 100 से ज्यादा मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज करती है और वापस इंडिया में आ जाती है। और उसके बाद उरी की सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट में एयर स्ट्राइक्स के बारे में तो आपको बहुत अच्छे से पता ही। और धीरे धीरे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल के टाइम पे इंडिया की इमेज एक सॉफ्ट स्टेट से एक हार्ड स्टेट की तरफ शिफ्ट हुई, जो सभी एनिमी कंट्रीज के आगे एक चैलेंज के रूप में आया, क्योंकि अब उन्हें पता था कि कोई भी एक्टिविटी अगर होगी तो उस एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन उन्हें जरूर मिलेगा। इनफैक्ट अजीत डोवाल ने तो ये भी कह दिया है कि अगर दोबारा 26/11 जैसा अटैक होता है तो पाकिस्तान से बलूचिस्तान एक अलग देश बन जाएगा। लेकिन दुश्मन सिर्फ घर के अंदर नहीं होता है, हर घर में कुछ विभीषण होते हैं जो दीमक की तरह घर को खोखला कर देते हैं, और ये दीमक हैं टेरर मॉड्यूल्स जो देश के अलग अलग कोनों में काम करते हैं, स्लीपर सेल्स और फॉरेन फंडेड एनजीओ। पिछले 5 साल में 40 से ज्यादा टेररिस्ट ग्रुप्स को बैन किया गया है, इंक्लूडिंग पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, सिमी एंड अदर्स। आप ऑर्गेनाइजेशन को तो बैन कर देते हैं, लेकिन उसके जो कार्डर्स होते हैं वो दोबारा से रीग्रुप होते हैं और एक नए नाम, एक नई पहचान के साथ फिर से टेरर एक्टिविटीज करने लगते हैं। और यहाँ पे सिर्फ बैन करने से काम नहीं चलेगा, इनको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए इनको जो फंडिंग मिलती है उस फंडिंग पे अटैक करने का। जब फॉरेन फंडिंग सूख जाती है तो ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप एक नेचुरल डेथ मर जाते हैं। 2011 में ये चीज पता चल गई थी कि एनजीओस में टेरर फंडिंग चल रही है, और 2014 में भी इसका डेटा हमें मिलता है। फाइनली 2020 में FCRA अमेंडमेंट बिल आता है जिसमें सभी एनजीओस के ऑफिस बियरर्स को अब अपना आधार कार्ड जरूर देना होगा। ये एनजीओ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के नाम पे फंडिंग का 50% तक ले लेते थे, उन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को कम करके 20% किया गया है। और इसके बाद एक एक करके ना सिर्फ एनजीओ एक्टिविस्ट बल्कि सरकारी अधिकारी भी लपेटे में आए, जिन्होंने रिश्वत लेके इन एनजीओस को फॉरेन फंडिंग के नाम पे क्लियरेंस दिया था। गृह मंत्रालय के FCRA डिवीजन के 6 अधिकारियों को अरेस्ट किया गया, अलग अलग जगह रेड से 3 करोड़ से भी ज्यादा कैश को सीज किया गया। लेकिन इस बिल में और रिफॉर्म्स की जरूरत है, जहां पे पॉलिटिकल पार्टीज को भी इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि फॉरेन फंडिंग पाके बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज भी एंटी नेशनल एजेंडा को आगे बढ़ाती है। अब पिछले कुछ साल में आपने देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी भी काफी हद तक कम हुई है, और एक के बाद एक जितने इंसर्जेंट्स हैं वो सरेंडर कर रहे हैं और मेन स्ट्रीम में वापस से इंटीग्रेट हो रहे हैं। 2020 से लेकर 2022 के बीच में 5 मेजर एग्रीमेंट साइन किए हैं सरकार ने, और इससे आसाम और मेघालय में जो कई डिकेड से एक टेंशन चली आ रही थी वो सभी इंसर्जेंसी साइडलाइन हो चुकी है। इनफैक्ट 2014 के बाद से इंसर्जेंसी के केसेस में 74% का रिडक्शन हुआ है, 89% सिविलियन की डेथ्स में कमी आई है, और सिक्योरिटी फोर्सेस में 60% कैजुअलिटी की कमी आई है, जो कि बहुत बड़ा रिमार्केबल अचीवमेंट है। बीते कुछ समय में मणिपुर में वायलेंस हुई है, लेकिन वो वायलेंस रिजर्वेशन के मुद्दे पे है, इंसर्जेंसी के मुद्दे पे नहीं है। यानी ये सभी मिलिटेंट ग्रुप्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया अलग अलग डिमांड्स कर रहे हैं, लेकिन ये देश से अलग होने की और एक अलग देश बनाने की डिमांड नहीं कर रहे हैं। वहीं आर्टिकल 370 के हटने के बाद जो टुकड़े टुकड़े गैंग था उसके भी लोग अब पॉडकास्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से आर्टिकल 370 ने कश्मीर में प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाया है। टेररिज्म के केसेस में ड्रास्टिक कमी आई है, लेकिन इन सब के बावजूद भी बहुत रोजी पिक्चर हो चुकी है, ये कहना एकदम गलत होगा।
होगा। एक्चुअली हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पे अभी भी अटैक हो रहे हैं और कोकरनाग के अटैक में हमने एक कैप्टन, एक मेजर और एक डीएसपी को खोया। वहीं पुंछ राजौरी में टेररिस्ट ने हमारे 5 आर्मी ऑफिसर्स को मारा। इनफैक्ट 2018 से लेकर 2023 के बीच में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक्स बढ़े हैं और हमारे एनिमी नेशन किस तरीके से पंजाब और जम्मू कश्मीर एरिया में ड्रोन्स का यूज कर रहे हैं वो भी एक मेजर कंसर्न है। और अब ड्रोन्स की मदद से ड्रग्स और आर्म्स एम्यूनिशंस को सप्लाई किया जा रहा है। 2019 में इस तरीके का एक पहली बार ड्रोन पकड़ा गया था। उसके बाद हमारी आर्म्ड फोर्सेस के विजिलेंस की वजह से बहुत से ड्रोन्स को शूट किया गया। 2021 में आईईडी ड्रॉप किया गया था एयरफोर्स के एक बेस पे। इसके अलावा साइबर अटैक्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। 2022 में 95% इंक्रीज आया है इंडिया में साइबर अटैक है और इंडिया इस वक्त दुनिया का सबसे ज्यादा साइबर अटैक्स झेलने वाली कंट्री होगी। 2022 में 2021 के कंपैरिजन में स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर अटैक्स 2 गुने हो चुके हैं और इन अटैक्स की रूट चाइना, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और रशिया में पाए गए हैं। 2020 में इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई पे एक बहुत मेजर साइबर अटैक हुआ था जब पूरे मुंबई शहर में कई घंटों तक इलेक्ट्रिसिटी का कोई सप्लाई नहीं हुआ था। इन्वेस्टिगेशन के बाद 2021 में जब रिपोर्ट सबमिट की गई तो इसे एक मालवेयर का अटैक बताया गया और एक्चुअली में ये एक चाइनीज साइबर अटैक था। 2022 में हर हफ्ते इंडिया में 1800 से ज्यादा अटैक्स हो रहे हैं, छोटे या बड़े। रिसेंटली 31 अक्टूबर 2023 को मिंट में एक खबर छपती है जिसमें बताया जाता है कि किस तरीके से 81.5 करोड़ इंडियंस का आधार का डेटा लीक हुआ है और कन्वेंशनल वॉर्स अब एक पुराने जमाने की चीज हो गई है। आज समय 4th जनरेशन वॉरफेयर का, यानी कि नॉन स्टेट एक्टर्स वो देश के बिहाफ पे लड़ेंगे, जिसमें ये साइबर अटैक्स हो सकते हैं या मीडिया हाउसेस अपनी सरकार के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करेंगे। और रिसेंटली ये खबर भी आई कि किस तरीके से चाइनीज फंडेड इन मीडिया हाउसेस ने इंडिया के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करी और फार्म बिल्स में जो रिफॉर्म्स प्रपोज किए गए थे उसके खिलाफ प्रोपोगेंडा फैलाया और समय समय पे ये इंडिया की जनता को भड़काने का प्रयास करते हैं। अब इससे ना सिर्फ गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज होती है बल्कि सोशियो इकोनॉमिक अनरेस्ट भी फैलता है। लेकिन सिर्फ न्यूज क्लिक ही एक ऐसा मीडिया ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जो एंटी इंडिया प्रोपोगेंडा फैला रहा था। बहुत से ये सो कॉल्ड रेपुटेड जर्नलिस्ट भी थे जो अपने को न्यूट्रल और बाइस करने का दावा करते हैं। ये भी इस षड्यंत्र में शामिल थे। इनफैक्ट बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने तो यूएस पे एलिगेशन भी लगाया किस तरीके से वो शेख हसीना की सरकार को गिराना चाहते थे और प्रो यूएस पॉलिटिशियन प्राइम मिनिस्टर के रूप में बिठाना चाहते थे। और भारत में भी अलग अलग मीडिया हाउसेस पे ये एलिगेशन लगने लगे हैं। कोई एक सेक्शन ऑफ मीडिया है जिसे गोदी मीडिया कहता है, तो दूसरा सेक्शन है जो मीडिया के एक वर्ग को खान मार्केट मीडिया कहता है, लुटियंस डेली मीडिया कहता है, पिछली सरकारों का दलाल बताता है। मीडिया आखिर रिसेंट टाइम्स में इतना बिकाऊ क्यों हो गया है, इस विषय पे मैंने एक अलग वीडियो बनाया है और अलग अलग रिपोर्टर्स को और इनके मीडिया हाउसेस को एक्सपोज किया है। डिटेल्स के लिए आप इस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं।